बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन जोग्राफ़ी क्लास थर्ड ईयर। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में जो टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी वो है व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट जो हैं इनको समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ये सारे मिल के किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पर और किसी भी इलाके के मौसम या वहाँ की आबो हवा पर। वेदर एंड क्लाइमेट को उर्दू में हम मौसम और आबो हवा कहते हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, किसी जगह का दर्जा हरारत, किसी जगह में मौजूद हवा में नमी और वहाँ पर प्रेशर, यही तय करते हैं कि आइंदा 24 घंटों में उस इलाके का मौसम या फ़ज़ाई कैफ़ियत जो हैं वो क्या होंगी। These trees are also called the basic element of the environment। अब ये जो वेदर है या मौसम जो है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसमें ये आ जाता है कि जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं इन दी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर, तो दिस इज़ कॉल्ड द वेदर। यानी थोड़े अरसे के लिए जो क्लाइमेट में या एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशंस में यही तीन चीज़ें आती हैं। उस जगह का दर्जा हरारत, वहाँ पर हवा में नमी की मिक़दार और वहाँ में जो है वो प्रेशर और दर्जा हरारत। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पर पूरे दिन में जैसे आप कभी ऑब्ज़र्व करो तो कई दिन इस तरह से आते हैं कि आप जब सुबह उठते हो तो सूरज निकला हुआ होता है, धूप होती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मौसम है कि धूप निकली हुई है, आप कॉलेज जो है वो आए हैं, तो कॉलेज में आपने 1 घंटा गुजारा तो एकदम से बादल बनना शुरू हो गए, बादलों के साथ ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, फिर बारिश हो गई गरज चमक के साथ। थोड़ी देर के बाद फिर जो है वो सूरज निकल आता है और उसके बाद बिल्कुल वैसी कंडीशन हो जाती है जैसे आप सुबह कॉलेज आए थे, यानी घर वापसी तक दोबारा से धूप निकली हुई होती है। तो दीज जो वेदर कंडीशंस में चेंज है पूरे दिन में या 24 घंटों में, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म चेंज और इसको हम वेदर या मौसम कहते हैं। यानी 24 घंटों में या शॉर्ट टर्म आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है। कभी धूप, छाँव, बारिश, कभी आंधी तूफ़ान, एक थोड़े टाइम के लिए 24 घंटों में जो चेंज आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड दी क्लाइमेट। और आबो हवा क्या होती है कि इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का किसी जगह पर कम से कम 30 साल तक जो है वो स्टे हो इसी तरह की कंडीशंस का, तो दिस इज़ कॉल्ड दी क्लाइमेट। द लॉन्ग टर्म कंडीशंस ओवर एट लीस्ट 30 years of aggregate weather over an area is called the climate। मिसाल के तौर पर आप जब से पैदा हुए हो आपने देखा है कि जून, जुलाई और अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमेशा इधर पाकिस्तान में जो है वो गर्मियों का मौसम होता है और आपका जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है वो सर्दियों का मौसम है। और ऐसा जो है आप घर में भी आप अपनी दादी माँ, नानी माँ जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछें तो ऐसा बहुत सालों से ऐसा ही ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। आई थिंक कि आपको समझ आ गई है। वेदर का मतलब है शॉर्ट टर्म चेंजेस जो कि एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या चंद दिनों के लिए या चंद लम्हों के लिए या चंद घंटों के लिए किसी इलाके की हो सकती हैं। दिस इज़ कॉल्ड दी वेदर। और क्लाइमेट कहेंगे कि किसी एरिया का
कम से कम 30 साल तक वही क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर रहें तो उसको हम जो है वो आबो हवा उस इलाके की कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा हारी आबो हवा के हिते, रूमी आबो हवा के हिते, ठीक है, तो मॉनसूनी आबो हवा के हिते। तो ये वो इलाके हैं, ये वो हिते या रीजन हैं जहाँ पर सालों साल से 30 क्या 100 सालों से भी वहाँ पर इसी तरह की क्लाइमेटिक जो हैं वो कंडीशंस मौजूद हैं। इसके बाद जो है वो आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाइमेट, कि किसी जगह में क्लाइमेट की क्या इम्पोर्टेंस जो है वो होती है। इसमें सबसे पहले है क्लाइमेट एंड मैन। तो इंसान और आबो हवा का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। यानी इंसान की तकरीबन हर किस्म की जो सरगर्मी है, जैसे उसका रहन सहन, उसके पेशे, उसकी आदत, उसके रस्म व रवाज, वो तमाम के तमाम आबो हवा के फ़र्क से एक इलाके से दूसरे इलाके में मुख्तलिफ होते जो हैं वो चले जाते हैं। इवन कि इंसानी आबादी को भी अगर आप देखें तो वो भी इस क्लाइमेट की मरहून मिन्नत है। जैसे बहुत गर्म इलाकों में और बहुत सर्द इलाकों में आपको इंसान की आबादी जो है वो कम मिलती है। इंसानी आबादी जो है वो मिडल एटीट्यूड के इलाकों में, यानी मुतदिल इलाकों में, जहाँ पर मुनासिब किस्म का दर्जा हरारत होता है, ना ज़्यादा होता है ना गर्म होता है, वहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं, जो इंसानी पेशे हैं, वो भी आबो हवा की वजह से मुख्तलिफ हैं। इंसानों का रहन सहन, मैदानी इलाकों में देखें लोग खेती बाड़ी जो है उसके पेशे से मुंसलिक है। पहाड़ों में देखें तो वहाँ की आबो हवा इस तरह की है कि वहाँ पर हर्डिंग है। इसी तरह से जो आपके इलाके हैं जिनको हम समंदरों के करीब के इलाके हैं, साहिली इलाके, वहाँ पर लोगों का पेशा जो है वो माहीगीरी है। इसी तरह से घरों की बनावट देख लें तो पहाड़ों पर या बर्फ़बारी वाले इलाकों में बनने वाले घरों की छतें जो हैं उसमें स्लोप क्रिएट की जाती है। मैदानी इलाकों में छतें सीधी रखी जाती हैं। शदीद गर्मी वाले इलाकों में लोगों का पहनावा और तरह का है। शदीद सर्द इलाकों में लोगों का पहनावा और तरह से है। इसी तरह से आप खाने पीने का देख लें तो हम गर्मियों में और तरह की चीज़ें खाते हैं, सर्दियों में हम और तरह की चीज़ें खाते हैं। तो लिबास को देख लें, रस्म व रवाज को देख लें, खाने पीने को देख लें, तो हर चीज़ जो है वो आबो हवा की वजह से जो है वो, या समझ लें कि इंसान की तकरीबन तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो आबो हवा की वजह से जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह से आपको नज़र आती हैं। इसके बाद ये आ जाता है आबो हवा और नबातात। तो जिस किस्म की किसी इलाके की आबो हवा होती है वहाँ पर वैसी ही नबातात होती हैं। मसलन मैदानी इलाकों में जो हैं वो आपको जो है वो सरसब्ज़ व शादाब खेत नज़र आएंगे, आपको बाग नज़र आएंगे, फसलें नज़र आएंगी। पहाड़ी इलाकों में जो हैं वो आपको कोनीफर ट्रीज़ जो हैं वो नज़र आएंगे। इसी तरह से अगर आप किसी डेज़र्ट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको झाड़ीदार पौधे जो हैं वो नज़र आएंगे। तो ये सारी की सारी नबातात मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और ये पूरा अर्ज़ पर नबातात की जो हैं वो स्ट्राइप्स जो हैं वो बनी हुई हैं, पट्टियाँ बनी हुई हैं। मसलन इस्तवाई घने जंगलात, हारी घास के मैदान, छोटी छोटी झाड़ियाँ, इसके बाद जी हते जद्दी और हते सरतान के रेगिस्तानी इलाकों में मोतदिल घास के मैदान, चौड़े पत्तों वाले जंगलात, नुकीले पत्तों वाले जंगलात और कुतबी बर्फ़स्तान, ये सारी मुख्तलिफ़ इक़साम है जंगलात की जो कि आबो हवा की वजह से आपको मुख्तलिफ़ जो हैं वो नज़र आती हैं। इसके बाद है जी क्लाइमेट एंड एनिमल। तो जिस किस्म की आबो हवा होगी उसी किस्म के वहाँ पर जो है वो हैवानात या जानवर जो हैं वो पाए जाएंगे। जिस तरह से वो इलाके जहाँ पर जो हैं वो खुराक के हवाले से जिस किस्म की खुराक पाई जाती है उसी तरह के हैवानात हैं। जैसे आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तानी इलाकों का जानवर है, जबकि
क्यों है, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियों को खाकर और बग़ैर पानी पिए भी वो कई दिनों में ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह से भेड़, भैंस, घोड़े, पालतू जानवर आपको मैदानी इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके खाने की और उनके पीने की हर चीज़ जो है वो मिलती है। इसी तरह से जनूबी अमेरिका की जो सर्द सतह मुर्तफ़ा है, वहाँ पर आपको लामा जानवर जो हैं वो मिलते हैं। कुतबी इलाकों की सर्द आबो हवा में आपको रेनडियर आम जानवर जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह दुनिया में हैवानात की तकसीम और इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम पर आबो हवा का गहरा असर है। आबो हवा और ज़राअत, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर और क्लाइमेट का भी बहुत ताल्लुक़ है आपस में। जैसे हर किस्म की फ़सल हर किस्म के हालात में पैदा नहीं हो सकती। मख़सूस किस्म की फ़सलें, एक ख़ास किस्म की फ़सलें जो हैं वो ख़ास किस्म के दर्जा हरारत और नमी में जो हैं वो परवरिश पाती हैं। जिस तरह से गंदम की फ़सल है, चावल की फ़सल है, तो ये ऐसी फ़सलें हैं जिनके लिए आपको महसूस दर्जा हरारत और महसूस पानी की मिक़दार की ज़रूरत होती है, तो ये हर जगह नहीं पाए जाते। इसी तरह से गन्ना, पटसन, चाय और तंबाकू जो हैं ये ज़्यादातर आपको हारी इलाकों में जो है वो मिलते हैं। सर्द और मरतूब इलाकों में आपको ज़्यादातर फलीदार पौधे, अनाज और गले वगैरह जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो हर किस्म की क्लाइमेट में हर किस्म की ज़राअत को उगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इसमें जी आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अदर थिंग्स। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों को देखें, यानी क्लाइमेट और मैन, क्लाइमेट और वेजिटेशन, क्लाइमेट और एनिमल, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर को निकाल कर और भी ज़िंदगी की बहुत सी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर क्लाइमेट का बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे ज़राए आमदोरफ़्त, तामीराती मंसूबे, निज़ाम आपाशी, रोज़मर्रा इंसानी सरगर्मियाँ, इन तमाम पर आबो हवा को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल है। इसके बाद ही आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट जो है इसको बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की, और क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन को करते वक्त बहुत सी चीज़ों को जो है वो जहन में रखा गया। जैसे कुछ ने जो है वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से किया क्लाइमेट को क्लासीफाई, कईयों ने जो है वो बॉटनी के लिहाज से, ज़ूलॉजी के लिहाज से, और कईयों ने जो है वो जो है मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ जो जानवर पौधों की पाई जाती हैं उस लिहाज से जो है वो क्लाइमेट को जो है वो डिफ़ाइन भी किया और क्लाइमेट को डिवाइड भी किया ओवरऑल दी सरफेस ऑफ द अर्थ। इनमें ऑस्टर मिलर, थॉर्नवेट, ट्रिवार्दा, इन सब की क्लासिफिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जोग्राफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो भी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए गए आबो हवा की तकसीम के लिए या उसकी क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें जो है वो बहुत सी बातों को ज़हन में रख कर जो है वो यानी मुख्तलिफ़ जोग्राफ़र्स ने या जियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लाइमेट की जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो करनी शुरू की। इसमें से जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ ने पूरी दुनिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिहाज से इसको किया, कईयों ने वहाँ पर टेम्परेचर के हवाले से कर दिया, जोन बना दिए। जिस तरह से आपको मैंने पहले भी एक लेक्चर में, टेम्परेचर वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका टॉरिड जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, फ्रिजिड जोन होता है। यानी टेम्परेचर के हवाले से जो है वो क्लाइमेट की जो है वो की क्लासिफिकेशन की, और बाज़ ने जो है वो नबातात को ज़हन में रख के, बाज़ ने हैवानात को ज़हन में रख के, इस तरह से हर दौर में जब भी क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की गई तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो की गई। आपके सिलेबस में जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन आपने पढ़नी है, डैट्स अबाउट दी कूपन्स क्लासिफिकेशन। कूपन्स जो था
उसने भी जो है वो बाकी इन तमाम बेसिक्स बातों को जहन में रखकर क्लाइमेट की जो है वो क्लासिफिकेशन की, और उसमें भी जो है बाद में बहुत सी तकनीकी तौर पर जो है उसमें फॉल्ट वगैरह हुए, जिसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो फिर उसको ठीक भी किया। लेकिन आज भी कूपन की क्लासिफिकेशन को जोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट है कूपन की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो आपका नेक्स्ट मेरे साथ लेक्चर होगा उसमें करेंगे। आज मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट का ही थोड़ा सा जो है वो बताना था कि वेदर और क्लाइमेट जो है वो असल में इनमें फ़र्क क्या है, और क्लाइमेट की क्या इम्पोर्टेंस है इंसान के मुख्तलिफ जो है जो एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ है उसमें। ये देखें, एक ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, बेसिस फॉर द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन जब भी की गई तो उसमें दो चीज़ों को जो है वो जहन में रखा जाता है। एक को हम कहते हैं रैशनल और एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, और एक को हम कहते हैं जेनेटिक और द जेनेसिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आज आपको ये बता देती हूँ, लेकिन असल में हम इसको जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर में ही कूपन्स की क्लासिफिकेशन को जो है वो करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पहली दर्जाबंदी है उसको हम मुशाहिदाती दर्जाबंदी कहते हैं, यानी मुशाहिदा करके किसी चीज़ की। ठीक है, और इसकी जो बुनियाद है वो आबो हवा के अवामल और अनासर पर जो है वो रखी जाती है, जिनको हम बराह रास्त जो है वो मुशाहिदा करते हैं। और ये क्या है, जैसे किसी जगह का दर्जा हरारत, वहाँ पर बारिश की मिक़दार, नमी और हवा का दबाव वगैरह, और इन तमाम अवामल के फिर अदाद व शुमार को बुनियाद बनाने के बाद जो है वो दर्जाबंदी जो है वो की जाती है। कूपन्स, थॉर्नवेट और ऑस्टन मिलर की दर्जाबंदी इसी तरह से जो है वो की गई थी, यानी बुनियादी मुशाहिदाती अनासर को देखते हुए। और दूसरी जो तहलीकी दर्जाबंदी है, जिसको हम जेनेटिक या जेनेसिस क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसका ये होता है, उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि किसी इलाके की आबो हवा पर किसी एक या दो अवामल की बजाय इस पर हर तरह के अवामल के असरअंदाज होने के बाद इसकी ज़ाहिरा या नज़र आने वाली सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर इसे मुतलका ग्रोह में शामिल कर दिया जाता है। क़तई नज़र इसके कि इस पर मुख्तलिफ़ अवामल की शिद्दत या असर किस हद तक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मॉनसूनी आबो हवा को गर्म और मरतूब होने की वजह से किसी ग्रोह में शामिल करते हैं, तो ये एक जेनेटिक दर्जाबंदी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस दर्जाबंदी में वजूहात को मद्देनज़र रखा जाता है और बराह रास्त मुशाहिदा नहीं किया जाता। आबो हवा की दर्जाबंदी के लिए जो है ये भी एक तरीका है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी उसमें डायरेक्ट मुशाहिदा नहीं किया जाता, बल्कि एक ओवरऑल मुख्तलिफ अवामल को किसी जगह पर जो है वो बेस बनाकर उसको जो है उस इलाके को उस हिस्से में शामिल किया जा सकता है। जैसे हारी आबो हवा के हिस्से में बहुत से इलाके शामिल हैं, मॉनसूनी आबो हवा के हिस्से में बहुत से शामिल हैं, तो उनको डायरेक्ट मुशाहिदा किए बगैर हम उसको जो है वो जेनेटिकली या जेनेटिक तरीके से या तख्लीकी दर्जाबंदी के ज़रिए से हम उसको उस ग्रुप में जो है वो डाल देते हैं। इसके अलावा जब भी हम आबो हवा की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ ऑथर्स की देखते हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने चंद चीज़ों को बेस बनाया होता है, उसमें नंबर 1 पर आ जाता है टेम्परेचर एज अ बेस, यानी दर्जा हरारत को बेस बनाकर जो है वो अक्सर जो है वो क्लासिफिकेशंस जो हैं वो पेश की गई हैं। मसलन आबो हवा को 3 बड़े मंतकों में जो है वो डिवाइड किया गया, जैसे मंतका हारा, मंतका मोतदला और मंतका बारदा, जिसको हम टॉरिड ज़ोन, फ्रिजिड ज़ोन और टेम्परेट ज़ोन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेसिपिटेशन एज अ बेस, कि किसी जगह पर बारिश जो है वो कितनी होती है, कितने इंच होती है, तो उस लिहाज से उसको, ये जैसे एक टेबल है, इसमें इस्तवाई मरतूब इलाके वो बयान किए गए जहाँ पर
80 इंच से ज़्यादा बारिश होती है। मशरक़ी हवाओं का ज़ेर असर साहिली इलाके वो हैं जहाँ 60 इंच से ज़्यादा बारिश होती है। हारी रेगिस्तानी इलाकों में उनको शामिल किया गया बाद जहाँ पर 10 इंच से ज़्यादा बारिश होती है। वस्ती अर्ज़बल के सहरा और स्टीप के इलाकों में जहाँ पर जो है वो 4 से 20 इंच तक होती है। मरतूब नीम हारी इलाके जहाँ पर 40 से 60 इंच तक है। वस्ती अर्ज़बल के इलाकों में जहाँ पर 40 से ज़्यादा बारिश है। और आर्टिक और कुतबी इलाके जहाँ पर 12 इंच से कम बारिश है। इस तरह से प्रेसिपिटेशन एज अ बेस बना के जो है वो की गई। सॉइल मॉइस्चर बैलेंस एज अ बेस बनाया गया कि किसी जगह पर सॉइल की क्या कंडीशन है, क्या कलर है, उसमें कितना मॉइस्चर है। वेजिटेशन है सॉइल एज अ बेस किया गया। तो ये मुख्तलिफ बेसिस बनाकर क्लासिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ ऑथर्स ने जो है वो पेश की है। नेक्स्ट जो मेरा आपके साथ लेक्चर होगा वो होगा दी कूपर्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और यही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पूरे क्लाइमेट वाले हिस्से का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। ये जितना आज मैंने आपको करवाया है इसको आप एक दफ़ा बुक से पढ़ें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।